अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वेस्ट बंगाल में बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहायक चंद्रनाथ रथ के कत्ल को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपने रद्देमल का इजहार किया है, अपना बयान जारी किया है और इलेक्शन कमीशन और यूनियन होम मिनिस्टर से जिम्मेदारी लेने की बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और यूनियन होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किसी भी नेता के सहायक का कत्ल ना हो और टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ भी ना की जाए। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहां पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, यूपी के लोग थे बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी। जो बॉर्डर्स थे वहां से खाली कर करके यहां लेके आए थे। जब यूपी में चुनाव होगा तो बंगाल की फोर्स, आसाम की फोर्स, नागालैंड की फोर्स, अरुणाचल की फोर्स जाएगी। कौन जिम्मेदार इसके लिए? नकारात्मक राजनीति कौन करता है? हत्या करके राजनीति कौन करता है? और बीजेपी पे सवाल बहुत हैं। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, नोएडा में ही एक की जान चली गई। नोएडा में एक भाई अपना पूछ रहा है कि मैं आखिरकार जान कैसे गई उसकी। सोचिए, भाई की जान ले ली गई। कौन है जिम्मेदार उसके लिए? कौन है जिम्मेदार उसके लिए? आप तो यूपी से आए हो। नोएडा में अभी एक भाई की हत्या कर दी गई। कल गाजियाबाद में बैंक डकैती हो गई। कौन है जिम्मेदार उसके लिए? लेकिन लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो। चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हों। और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं, जहां ज्यादा वोट कटा है वहां बीजेपी ज्यादा जीत गई। इसीलिए मैं दीदी से मिलने आया हूं। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के करीबी रहनुमा चंद्रनाथ रथ के कत्ल के बाद सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है। इस मामले पर बीजेपी एमपी बिजोली कलिता मेधी ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर निशाना साधते हुए सख्त तनकीद की है। बिजोली कलिता मेधी ने कहा है कि टीएमसी को बीजेपी के हक में आए जनता के मैंडेट को कबूल करना चाहिए, उन्हें हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। See, this is very much unfair because in democracy, what results come, we should all accept. And people has given a good mandate to BJP. So BJP has crossed 200, and they should accept because for last many decades they have ruled the state, and people were very much. People have shown their anger because there were lots of hypocrisy, lots of corruption, and people have voted for development. They want a free corruption, free hypocrisy state. So they have voted against Mamata Banerjee. So I think that in democracy they should accept, and they should since people are the main for in democracy. So it is a government which is formed by the people, so they should accept it, and this type of violence should not be should not happen, and they should not do all this time. बीजेपी के सीनियर लीडर और नए मंत्री राम कृपाल यादव ने पार्टी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया है। अपने बयान में राम कृपाल यादव ने कहा है कि मैं पार्टी लीडरशिप का दिल से
आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और देश और जनता की सेवा का एक और मौका दिया। उनके इस बयान को बिहार में हुई नई कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद अहम माना जा रहा। सियासी एहलकारों के मुताबिक बीजेपी लीडरशिप ने तजुर्बा और संगठनिक पकड़ को देखते हुए रामकृपाल यादव पर एक बार फिर भरोसा जताया है। पार्टी के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, पार्टी नेतृत्व को प्रणाम करते हैं जिन्होंने मुझे केंद्र में से लेकर राज्य तक दायित्व दिया है, सम्मान दिया है और पुनः आज माननीय सम्राट जी के जो मंत्रिपरिषद है उसमें काम करने का अवसर प्रदान किया है। पूरा पाटलिपुत्र की जनता के लिए क्या मैसेज? दानापुर, पाटलिपुत्र हमारा, दानापुर हमारा, पूरा बिहार हमारा, पूरा देश हमारा, तो सबकी जिम्मेवारी है। हम सबकी जिम्मेवारी अलग अलग ढंग से निभाते रहे हैं और निभाएंगे, प्राथमिकता होगी हमारी। नीतीश जी के साथ तो आपने काम किया, लंबा समय रहा है, अब निशांत जी के साथ भी कैबिनेट में काम करने का मौका मिलेगा, कैसे देखते हैं इसे? नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उनके कैबिनेट में मैं लगभग कोई 5 महीने तक काम किया हूं और कृषि विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग था जिसका दायित्व का निर्वहन किया हूं। आगे भी माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में जिसमें निशांत जी भी हैं, जो जिम्मेवारी मिलेगी हम सब लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2024 की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी ने देश में महिलाओं और दलित तबकों के खिलाफ बढ़ते जुर्म पर गहरी चिंता जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक पोस्ट में कांग्रेस ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकज़ी हुकूमत के दौरान महिलाओं और दलितों के खिलाफ जुर्म के वाक़यात लगातार बढ़े हैं। कांग्रेस के मुताबिक ये आंकड़े सरकार के बड़े बड़े दावों पर संगीन सवाल खड़े करते हैं। बिहार में चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की कैबिनेट का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में इस शपथ प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी के चीफ मिनिस्टर बनने के 22 दिन बाद उनकी कैबिनेट का ऐलान किया गया। कैबिनेट एक्सपेंशन में बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, एलजेपी राम विकास के 2 और एचएएम और आरएलएम के एक कारकुन ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू की तरफ से 3 नए चेहरे पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेशी सिंह, श्री रामकृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, श्रीमती रमा निषाद,
श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार और श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल ईरान जंग के शुरू होने के बाद कैथोलिक चर्च के सुप्रीम पोप लियो और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला लगातार तेज हो गया है। जंग पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पोप लियो ने इसे पूरी इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग करार दिया था और फौरन कीज़ फायर यानी जंग बंदी की अपील की थी। पोप के इस बयान के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे पोप तेहरान के पास न्यूक्लियर हथियार रखने की सलाहियत की अहमियत और हिमायत कर रहे हैं, जबकि वाशिंगटन इसे कभी कबूल नहीं करेगा। खाने को लेकर सियासत और बहस के दरमियान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक ज़िला एक खाना नाम से एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों के पारंपरिक और मशहूर खानों की डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जारी की गई है और हुकूमत का कहना है कि इस पहल का मकसद लोकल खानों को और बेहतर क्वालिटी पैकेजिंग और बाज़ार तक आसान पहुंच के ज़रिए प्रमोट करना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के कई मशहूर नॉनवेज यानी गोश्त वाले पकवानों को जगह नहीं दी गई है। लिस्ट सामने आने के बाद से ही ये मुद्दा सियासी और समाजी बहस का मरकज़ बन गया है और अफसरान के मुताबिक जिन पकवानों को लिस्ट से बाहर रखा गया है उनमें कई कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले खाने भी शामिल हैं। इनमें लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब, अवधी बिरयानी और निहारी शामिल हैं। इसके अलावा रामपुर के शाही रामपुरी खाने जैसे मटन खोरमा और शीख कबाब को भी लिस्ट में जगह नहीं मिली। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में हार के बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के एक बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। साथ ही इस मुद्दे पर आईनी बहस भी तेज हो गई है। दरअसल इलेक्शन नतीजों में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत यानी कि जीत हासिल हुई और जबकि तृणमूल कांग्रेस बहुमत से काफ़ी दूर रह गई। इसके बावजूद पिछले 15 सालों से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर रही ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी सूरत में अपने पद से यानी कि सीट से इस्तीफ़ा नहीं देंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हारने के बाद भी अपने ओहदे पर बना रह सकता है, और अगर वो इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दे तो क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी या आईनी कार्रवाई मुमकिन है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इंडिया के संविधान के तहत अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पास असेंबली में बहुमत ना हो तो गवर्नर नई हुकूमत बनाने के लिए दूसरी पार्टी को दावत दे सकते हैं। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन का अमल ख़त्म होने और नई हुकूमत की तैयारियां शुरू होने के बावजूद सियासी तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा और रियासत में तशद्दुद के 400 से ज़्यादा वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच बुध की देर रात एक और बड़े कत्ल की वारदात ने पूरी रियासत में हलचल मचा दी। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहायक और उनके
पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को नॉर्थ 24 परगनाज इलाके में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हुकूमत बनाने जा रही बीजेपी ने इस वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया और सियासी साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया है। आसाम में नई हुकूमत की तश्कील के लिए हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद 12 मई को किया जाएगा। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापारा में वाक़े वेटरनरी फील्ड में होगी और रियासत के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस अहम तकरीब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कई मरकज़ी वज़रा, बीजेपी हुक्मरान रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल दुनिया के नुमाइंदे भी शिरकत कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी मुनक़िद की गई। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के नतीजे सामने आए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नई हुकूमत की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है। कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के एक दिन बाद 7 मई को टीवी के चीफ विजय एक बार फिर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात के लिए लोक भवन पहुंचे। इससे पहले विजय ने कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट वाली चिट्ठी गवर्नर को सौंपकर हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। हालांकि गवर्नर ने अभी तक इस मामले में कोई फाइनल फैसला नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कहा जा रहा कि टीवी के चीफ विजय को अक्सरियत साबित करने के बाद ही शपथ दिलाई जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल मुकम्मल होने पर जयपुर में इंडियन आर्मी की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन में फ़ौज ने अपने तमाम अहदाफ हासिल किए और दुश्मन को सख्त पैगाम दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के मुताबिक दहशतगर्दी यानी कि टेररिज्म के खिलाफ भारत की जंग अब भी जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि खुद निर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारी असली ताकत। आज हमारा 65% से ज़्यादा दिफाई सामान देश में ही तैयार हो रहा। So you're correct. The chief has repeatedly spoken about this ongoing transformation. You mentioned a few Devyastra batteries. You also mentioned the Ashni platoons. There are more. There is the Shaktiban regiment. You saw the Bhairavs being paraded on Kartavya Path this year on the Republic Day. Definitely these transformations are ongoing. I will not go into the specific numbers of how many of these organizations are being raised. That is an operational detail, so we will not go there. But a significant number is already being raised. Their roles and tasks are very, very clearly delineated. While we've given a thought, so when you speak about the Divyastra, I don't mind telling everybody here that that's related to the artillery, as is the Shaktiban. The Ashni platoons are related to counter UAS and specifically with respect to infantry battalions being organized and equipped for the counter UAS role. There is more ongoing thought as far as these transformations are going on. So we are now also thinking about such transformations in the Armored Corps, for instance,
in the mechanized infantry, in the aviation, just to name a few more sectors. And as we go on, you will hear us bring out more details. But all these deliberations are at a very advanced stage. So that is, Ajay, to answer your question about the transformation. As far as Ravi Shankar from Bharat Shakti, Ravi, आपने जो सवाल पूछा है about in what form is Operation Sindoor going on. देखिए, एयर मार्शल भारती ने बताया कि पॉज हो गया. आई थिंक एक सिविलियन अंडरस्टैंडिंग होती है कि लड़ाई में सिर्फ एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी होती है. देयर इज काइनेटिक एक्शन, वेदर स्टैंड ऑफ और कन्वेंशनल वेयर पीपल कम क्लोज. लेकिन ऑपरेशन का जारी होना मतलब इज ऑल्सो मेकिंग प्रेपरेशंस. और जो तैयारियां चल रही हैं, अजय बैनर्जी ने पूछा सवाल कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चल रहा है. वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ लेसन्स. इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं. अल्लाह हाफिज.